नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एसआईआर के खिलाफ जारी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल, बिहार, पुदुचेरी, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस प्रक्रिया को दी है चुनौती। बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की बैठक आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होगी ये बैठक। सभी 61 उम्मीदवार बैठक में होंगे शामिल। आज ओडिशा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने के बाद ही उनका ओडिशा विधानसभा में पहला संबोधन होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़ रही लोगों की तबीयत। सीजे सूर्यकांत बोले, कल 1.5 घंटा टहला, तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, हल निकालना होगा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को ढूंढ रही पुलिस। वाराणसी पुलिस ने फ्लैट पर चस्पा किया नोटिस। पीएम मोदी को जनरल डायर कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी थी शिकायतें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर अपने मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। अमित शाह ने दी बधाई। कहा, यह हमारे भारत को एक वैश्विक खेल केंद्र बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, वोट चोरी में साथ देने वाला एक भी अधिकारी नहीं बचेगा। महायुति में बढ़ती दरार के बीच शिंदे के बयान पर पहली बार फडणवीस ने किया पलटवार। कहा, लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। चक्रवात सियार की आहट। तमिलनाडु, केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी। जलडमरू मध्य का गहरा दबाव बना खतरा। व्हाइट हाउस के पास अफगानी शरणार्थी ने की गोलीबारी। भड़के ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना। कहा, बाइडेन ही हमलावर को नरक से निकाल कर लाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकारों के बीच हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग हुई लीक। भड़का रूस, बताया हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में जान लिए जाने की अटकलें तेज। पीटीआई समर्थकों ने जेल के बाहर मचाया हंगामा। शहबाज सरकार ने बुला लिया संसद का विशेष सत्र। 2026 के G20 समिट में शामिल नहीं हो पाएगा दक्षिण अफ्रीका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीका के G20 में शामिल होने पर लगाई रोक। 2026 के G20 का मेजबान है अमेरिका। चीन की धमकी के आगे झुका जापान। जापान की पीएम साने ताकाइची का संसद में बयान। ताइवान की सुरक्षा पर दिया बयान, नहीं था किसी रणनीति का हिस्सा। आरबीआई की बड़ी तैयारी। 2026 में हर 7 दिन में अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर। आरबीआई ने जारी किया ड्राफ्ट गाइडलाइंस। गलत रिपोर्ट देने पर क्रेडिट कंपनियों पर जुर्माना भी। 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर निफ्टी 26,295 का लेवल छुआ। सेंसेक्स में 100 अंक की तेजी। ट्रंप ने लॉन्च किया जेनेसिस मिशन। दावा एआई के सहारे वैज्ञानिक खोज और राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगी नई गति। देश की अर्थव्यवस्था में रफ्तार। फलों सब्जियों का बढ़ेगा उत्पादन। चालू वित्त वर्ष में 7% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। बिना बैंक खाते के भी लोग कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई ने शुरू की नई सुविधा। पेमेंट ऐप पर शुरू हुई यूपीआई सर्कल सुविधा। पेमेंट की मंथली लिमिट 15,000 रुपए होगी। महाराष्ट्र में जिस लाड़की बहन योजना के चलते गठबंधन को बम्पर जीत मिली, अब एक बार फिर बीजेपी उस योजना से फायदा लेने की कोशिश में है। राज्य में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी दलों के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस दौरान महायुति के सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता ने वोटरों को धमकी दे दी है। प्रचार के दौरान बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए विधायक नारायण कुचे ने कहा, अगर आप कमल का बटन दबाते हैं तो लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी। लाड़की बहन योजना चाहिए तो उसके लिए आपको कमल का बटन दबाना होगा, तब मुख्यमंत्री को पता चल जाएगा। फिर वो सोचेंगे कि लाड़की बहन योजना को 1,500 से 3,000 कैसे किया जाए। अब बीजेपी नेता के इस बयान की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है।
कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एक तरह से बीजेपी नेता वोटरों को धमका रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे और सारी योजना बंद कर देंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान सामने आए हों। हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि आपके पास वोट है, हमारे पास योजनाएं हैं, पैसा है, अगर वोट नहीं दिया तो पैसे नहीं देंगे, कोई योजना नहीं देंगे। और अब बीजेपी नेता के इस बयान ने इस चर्चा को और गर्म कर दिया है। महाविकास आघाड़ी ने विधायक के इस बयान की कड़ी निंदा की है। साथ ही इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में करने की बात भी कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी रिश्वत देकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जामा मस्जिद के अंदर शराब के नशे में धुत युवकों द्वारा आग लगाने का बड़ा मामला सामने आया है। घटना सोमवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जब चुनार थाना क्षेत्र के मोची टोला स्थित जामा मस्जिद के अंदर शराब के नशे में घुसे कुछ लड़कों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही मस्जिद परिसर में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दरअसल मस्जिद के इमाम जाहिद कादरी बगल के कमरे में ही सो रहे थे। इसी दौरान पीरवाजी शहीद मोहल्ले का युवक साहिल अपने मानसिक रूप से कमजोर भाई को ढूंढते हुए मस्जिद के पास पहुंचा। उसने अंदर से आग और धुआं उठते देखा तो मस्जिद का दरवाजा पीटकर इमाम को जगाया और स्थानीय लोगों को भी सूचना दी। सभी ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की और कुछ ही देर में आग पर नियंत्रण पा लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मस्जिद में रखा काफी सामान जलकर राख हो चुका था। आग की लपटों से मस्जिद का चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की सीढ़ी और मस्जिद में बिछी दरिया पूरी तरह से नष्ट हो गई। साथ ही पास में बने दरी के कारखाने में भी आग फैल गई। वहां रखे बिनाई के उपकरण, ताना, ऊन और अन्य सामान जलकर राख हो गया। हमारा नाम है मोहम्मद जाहिद कादरी। आप इस मस्जिद में क्या करते हैं? हम इस मस्जिद में इमामत करते हैं। अच्छा, ये घटना कैसे घटी जो आग लगी है? ये आग जो है कुछ लोगों की वजह से घटी। कुछ लोग रात में आए, तकरीबन 2 बजे के आसपास का ये मामला है। तो तकरीबन मुझे जो खबर मिली, मैं तो सोया हुआ था अपने रूम वगैरह में, तो मुझे 2:40 पर ये खबर मिली। तो फौरन उसी वक्त जो है जो हमसे बन रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लड़ाई स्पीकर पद को लेकर चल रही है। बीजेपी खुद को नंबर 1 बताते हुए इस पर दावेदारी कर रही है, तो जेडीयू ने भी बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए ही उसने अपने कोटे से सभी मंत्री नहीं बनाए। बिहार में 36 मंत्री पद है। इनमें अभी तक सीएम समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में 2 उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा कोटे के 14 मंत्री हैं। जेडीयू कोटे से सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। यानी भाजपा के बराबर संख्या को आधार माने तो जेडीयू के कोटे से और 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे जो 9 मंत्री पद खाली हैं, उसे लेकर कहा जा रहा है कि 7 जेडीयू के खाते में जाएंगे और 1 बीजेपी के, जबकि 1 मंत्री पद एलजेपीआर के खाते में जा सकता है। और अब संकेत मिल रहा है कि इन 7 मंत्री पद के सहारे जेडीयू खुद को बीजेपी से आगे करने की तैयारी में है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीएसपी विधायकों पर जेडीयू की नजर है। उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश जेडीयू ने शुरू कर दी है। अगर 7-8 विधायक पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो जेडीयू के विधायकों की संख्या बीजेपी से आगे निकल जाएगी और वो बिहार विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 घोटालों में जुड़े मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लंबित केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती है और पूर्व नियोजित तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि राबड़ी देवी के खिलाफ रेलवे टेंडर घोटाला मामला और लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले की सुनवाई जज विशाल गोगने ही कर रहे हैं। ऐसे में राबड़ी देवी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जैसा आप जानते हैं कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव ने टेंडर देने के बदले नौकरी और जमीन ली थी। मामले में सुनवाई करते हुए 13 अक्टूबर को जज विशाल गोगने ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ रेलवे टेंडर घोटाले में आरोप तय कर दिए थे, जबकि तीनों ने खुद को बेकसूर बताया और मुकदमा लड़ने की बात कही थी। और वहीं राबड़ी देवी ने अपील की है कि ये केस किसी और जज को सौंपा जाए जो निष्पक्ष होकर जांच करे। याचिका को लेकर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि क्या ये केस दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं। वहीं अब 6 दिसंबर को इस पर फैसला आगे बढ़ेगा। इन तस्वीरों को देखिए। आग की भयानक लपटों ने मानो पूरे इलाके को निगल लिया हो। आसमान तक उठता काला धुआं चीख चीख कर इस तबाही की कहानी कह रहा है। देखते ही देखते पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खंडहर में बदल गया। धधकती आग ने यहाँ मौत सा सन्नाटा बिछा दिया। ये घटना है हांगकांग की। हांगकांग के ताइपो इलाके में बुधवार 26 नवंबर को दोपहर एक भीषण आग ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कई ऊंची रिहायशी इमारतों में लगी इस आग में अब तक कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 7 टावर पूरी तरह आग की चपेट में आ गए और दमकल कर्मियों को 16 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं मिल पाया। ये 1945 के बाद हांगकांग का सबसे घातक अग्निकांड साबित हो रहा है। दरअसल ताइपो स्थित वोंग फुक कोर्ट एक बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 ऊंची रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों में लगभग 200 फ्लैट्स हैं और करीब 4800 लोग यहाँ रहते हैं। बीते साल जुलाई से इन टावर्स में मरम्मत और पेंटिंग का काम चल रहा था, इसलिए इनके चारों ओर बांस की स्कैफोल्डिंग और हरी नेटिंग लगाई हुई थी। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और किसी चिंगारी के कारण आग भड़की। बांस और प्लास्टिक सामग्री बेहद जल्दी जलने वाली होती है, इसलिए सिर्फ 10 मिनट में आग ने भयानक रूप ले लिया। उस समय तेज हवाएं चल रही थी जिसने आग को और फैलाकर पास की 7 इमारतों तक पहुंचा दिया। इन बिल्डिंग्स में कई निवासी बुजुर्ग थे और तेजी से बाहर नहीं निकल पाए। 65 वर्षीय एक स्थानीय व्यक्ति यून ने बताया कि मेंटेनेंस के कारण कई कमरों की खिड़कियां बंद थी। कई लोगों को यह एहसास तक नहीं था कि बाहर आग लग चुकी है। पड़ोसियों ने कॉल करके इमारत खाली करने को कहा। मैं बहुत दुखी हूँ, प्रॉपर्टी और जान का काफी नुकसान हुआ है। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली ने कहा कि देर रात दमकल दल आग पर काबू पाने के करीब था। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने जांच टीम गठित कर दी है। आसपास के इलाकों से 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और घायलों के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है।